नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा नाटक के तत्वों पर विचार कर रहे हैं इस वीडियो में। और हम देखते हैं कि नाटक आज से नहीं, आधुनिक काल में नहीं, अपितु भारतीय वाङ्मय में मनोरंजन हेतु निर्मित बहुत ही प्रमुख विधा है। और इसका प्रारंभ से ही हमारे नाट्यशास्त्र के रूप में तो नहीं, लेकिन नाटक के रूप में बहुत ज़्यादा विश्लेषण हमारे शास्त्रों में किया गया है। तो इसके तत्व कौन से हैं ये हम आज जानते हैं। देखिए, यह हमारा एक प्रमुख वाक्य है, काव्येषु नाटकम रम्यम्। यह हमारे भारतीय वाङ्मय की धारणा है। भारतीय परंपरा में नाटक को बहुत प्रमुख स्थान दिया गया है, क्योंकि जो भी साहित्य हमारे प्राचीन काल में रचा गया वह नाटक के रूप में अधिक रचा गया, और फिर उसकी समीक्षा या टीका के रूप में विद्वानों ने, मनीषियों ने बहुत विचार किया और इसके प्रमुख तत्वों पर भी अपने टिप्पणियाँ दी हैं। तो आज हम उन्हीं का विचार कर रहे हैं जो काव्य में सबसे अधिक रम्य है, मन को रंजन करती है, आनंद देने वाली विधा है, उसी का हम वर्णन करते हैं। तो काव्य में जो काव्य हमारे प्रकार दिए गए हैं शुरू से, उसके दो प्रकार हैं, एक दृश्य और एक श्रव्य। दृश्य जिसे देखा जाता था और श्रव्य जिसे सुना जाता है। तो दृश्य के अंतर्गत नाटक विधा आती है, जिसको आज एकांकी के रूप में या बहुत सारी विधाएं अब तो प्रचलित है उनके रूपों में जानते हैं, लेकिन दृश्य विधा जो है वह नाटक ही कहलाएगी। और श्रव्य विधा में कहानी, उपन्यास आदि आते हैं। तो हम वर्णन कर रहे हैं दृश्य काव्य विधा का, जिसमें नाटक प्रमुख रूप से आते हैं। देखिए, नाटक के जो मुख्य तत्व है, यानी नाटक के अंदर जो प्रमुख रूप से विद्यमान रहते हैं और जिनके आधार पर नाटक की रचना होती है, उसी का हम वर्णन कर रहे हैं। तो दो प्रकार की हमें परंपराएं हमें नाटक में मिलती है। पहली है भारतीय परंपरा के अनुसार, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बहुत प्राचीन काल से ही हिंदी वाङ्मय में नाटकों का निर्माण होता रहा है। तो निश्चित है मनीषियों ने उसके तत्वों का भी विवेचन किया है। तो उसमें कौन कौन से तत्व हैं और वे तत्व किन किन रूप में नाटक का निर्माण करते हैं, यह हम आज जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं भारतीय परंपरा के अनुसार नाटक के तत्व, जिनके अंदर चार हैं। पहला वस्तु को हम कथा वस्तु या कथानक और विषय वस्तु भी कहते हैं। दूसरा नेता, जिसे हम आज पात्र कहते हैं। तीसरा अभिनय, जिसके अंदर वेशभूषा भी और जो अभिनय है वह भी, चरित्र चित्रण वह भी सम्मिलित होता है। और चौथा है रस, जिसे उद्देश्य के रूप में माना जाता है। तो ये चार तत्व जो हैं वे नाटक के प्रमुख भारतीय परंपरा के अनुसार तत्व हैं। अब हम इन तत्वों का एक एक करके विश्लेषण करते हैं। तो आइए हम देखते हैं सर्वप्रथम वस्तु। यह नाटक का प्रथम और महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि बिना वस्तु के नाटक का सृजन संभव नहीं है। भारतीय मतानुसार इसके दो भेद किए गए हैं, जो मैंने बताया कि दो प्रकार की कथाएं इसके अंतर्गत आती है। जैसे पहली आधिकारिक और दूसरी प्रासंगिक। आधिकारिक वह कथा होती है जो प्रमुख कथा होती है मुख्य रूप से, जैसे रामायण के अंदर मुख्य कथा राम की कहानी है, वह आधिकारिक कथा है। और दूसरी होती है प्रासंगिक कथा, जो गौण कथाएं होती है और मुख्य कथा को आगे बढ़ाती है। जैसे रामायण के अंदर हम देखते हैं कि केवट की कथा, गिद्ध की कथा, शबरी की कथा, है ना, और बाली की कहानी और अन्य बहुत सारी कहानियाँ जो मुख्य कथा को आगे बढ़ाती है, वे प्रासंगिक कथाएं कहलाती है। तो हम ये प्रमुख रूप से जाने कि दो कथा वस्तु के दो प्रकार होते हैं, एक आता है आधिकारिक और दूसरा होता है प्रासंगिक। आगे हम चलें तो विषय की दृष्टि से, यानी मुख्य विषय किस प्रकार से लिया जाता है उसकी दृष्टि से देखते हैं। तो तीन भेद हम इसके अंतर्गत करते हैं। पहला है प्रख्यात, यानी जो इतिहास में, पुराण में
प्रख्यात है, सब लोग जिस पात्र को पहचानते हैं, जानते हैं, वह प्रख्यात कहलाता है। दूसरा है उत्पाद्य। उत्पाद्य अर्थात काल्पनिक। जैसे कई विद्वान, कई जो लेखक हैं वो अपनी कल्पना के आधार पर विषय वस्तु लेकर लिखते हैं, तो वह उत्पाद्य कहलाता है। जो काल्पनिक, हम वैसे कह सकते हैं समझने के लिए, जिसे काल्पनिक कहा जाता है, वह उत्पाद्य होता है। और तीसरा होता है मिश्रित। मिश्रित का मतलब जिसमें प्रख्यात तो है ही, साथ ही उसके अंदर उत्पाद्य भी कथा होती है। तो मुख्य ऐतिहासिक या पौराणिक कहानी होती है, फिर लेखक जो है वो कल्पना से, क्योंकि साहित्य का तो सृजन कल्पना से ही होता है, तो वह उसके अंदर थोड़ी कल्पना मिलाकर और बहुत सुंदर उसका सृजन कर देता है। जैसे मैंने अमिता नाटक पढ़ा था, वो नाटक अशोक के ऊपर लिखा हुआ था, और अशोक के जीवन पर लिखा हुआ यह नाटक बाद में एक अमिता नामक बालिका के द्वारा उसकी लेखक ने किस प्रकार से उसकी मुख्य कहानी को मोड़ दिया, और उन्होंने अशोक के मन का हृदय जो परिवर्तन हुआ उसकी मुख्य कारण वो अमिता रही, और इस बहुत ही सुंदर रूप से उसको बदल दिया। तो अशोक मुख्य विख्यात प्रख्यात का है इसका पात्र, लेकिन उत्पाद्य यानी कल्पना के आधार पर उसे सुंदर रूप दिया जाता है। तो ये हो गया मिश्रित कथा। तो हम देखते हैं ना कि तीनों चीज़ें जो हो गई, पहले कथा प्रख्यात जो लोक प्रसिद्ध हो और इतिहास और पुराणों से ली गई हो वह प्रख्यात। उत्पाद्य जिस कथा का नाटककार अपनी कल्पना से उसका सृजन करता है। और तीसरी मिश्रित वह कथा जो प्रख्यात होने के साथ साथ कल्पना से मिश्रित होकर लिखी जाए, उसे मिश्रित कथा कहते हैं। अब हम देखते हैं अभिनय की दृष्टि से जो है वो भी हम दो प्रकार की कथा वस्तुओं को देखते हैं। जैसे एक होती है दृश्य और दूसरी होती है सूच्य, अर्थात मंच पर जिस कथा को फिल्माते हुए दिखाया जाता है वह तो होती है दृश्य कथा, और दूसरी होती है जिसकी मात्र सूचना दी जाती है ना, सूचना मात्र दी जाए, वह होती है सूच्य कथा ना, जिसकी सूचना, जैसे कई बार देखें ना नाटक देखते हैं तो पीछे से कोई पात्र आता है और वो सूचना, या एक पात्र दूसरे पास, अरे वहाँ युद्ध हुआ और वहाँ ये मारा गया या ऐसा हो गया, क्योंकि मंच पर तो मारकाट वाले या युद्धों के वर्णन अभिनय दिखाए नहीं जाते थे। आजकल फिल्में तो दिखते, लेकिन मंच पर ऐसे नहीं दिखाए जाते थे, क्योंकि दर्शक का और जो मंच है उसका सीधा संपर्क होता था दृश्य के द्वारा, अतः ये दिखाए नहीं जाते। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कथा है वह तीन प्रकार की हुई। एक तो मुख्य रूप से हो गई कथा वस्तु की आधिकारिक प्रासंगिक, विषय के आधार पर प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्रित, तथा अभिनय की दृष्टि से दृश्य और सूच्य कथा हो गई। ये तो हो गया हमारा विषय वस्तु का मुख्य चरण। अब हम अगले उसके अंदर देखते हैं कि यह जो कथा वस्तु है वो किन किन मोड़ पर आगे बढ़ती है। तो हमारे मनीषियों ने इस पर भी पूरा विवेचन किया है। देखिए, विकास की दृष्टि से कथा वस्तु जो है वह 5 अवस्थाओं में विकसित होती हुई अपने फलागम तक, अपने अंत तक यानी उद्देश्य तक पहुंचती है। इसके अंतर्गत पहली है कथा का आरंभ। सबसे पहले हम करते हैं क्या? कथा का आरंभ करते हैं, और उसके पश्चात क्या करते हैं? फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे किसी ने कथा लिखी तो सर्वप्रथम प्रारंभ में वह लिखेगा, उसको प्रारंभ किया, और किसी भी कहानी को पढ़ते शुरुआत थी, उसके बाद उसने अपनी जो मुख्य उसका उद्देश्य है जिसके लिए उसने इस नाटक का रचना की है, तो उसके लिए वो प्रयत्न शुरू करता है। तीसरी यानी मूल जो आ जाता है उसके अंदर फल प्राप्ति की आशा जागृत हो जाती है, इसे प्रत्याशा भी कहा जाता है। और चौथी फल प्राप्ति का निश्चय हो जाता है कि अब तो फल की प्राप्ति होगी। संघर्ष, मूल संघर्ष जो है वो यहाँ प्रारंभ हो जाता है, और अंत में फल प्राप्ति, और इसको फलागम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें मैंने प्रत्याशा लिखा है, लेकिन ये नहीं, यहाँ पर फलागम शब्द आएगा। तो हम इस प्रकार से 5 चरणों के अंतर्गत इसको प्राप्त करते हैं, उद्देश्य को प्राप्त करते हैं विषय वस्तु की दृष्टि से 5, है ना। अगला हम इसके अंतर्गत यद्यपि हम देखते हैं नाटक के अंदर जब निर्माण हुआ या मनीषियों ने जो इसके तत्व बनाए, उनके अंदर इन अवस्थाओं की 5-5 प्रकृतियों का भी वर्णन किया है ना। तो यहाँ हमें इसके बाद ही ये देखना होगा कि इसकी जो प्रकृति है, नाटक जब एक चरण से दूसरे चरण में मिलता है तो वो दूसरे चरण में मिलने के बीच की जो स्थिति है उसे संधि कहते हैं। वो संधि कौन सी हुई,
और अर्थ प्रकृति किस प्रकार हुई, यानी उनका जो मूल उद्देश्य है वह किस रूप में हुआ। तो देखिए, हम इसको देखें कि पहले उन्होंने 5 अर्थ प्रकृतियाँ बताई है, जिसके अंदर बीज, बिंदु, प्रताका, प्रक्री और शीर्ष, है ना। इन 5 चरणों के अंदर एक कथा का पूरा निर्माण होता है। और ये 5 चरण जो है वो किस प्रकार से विकास की 5 अवस्थाओं से मिलते हैं, वहाँ पर 5 संधियाँ होती है। वो 5 संधियाँ कौन कौन सी हुई? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। अब देखिए, मुख कैसे, जैसे बीज और फल प्राप्ति के प्रयत्न, इन दोनों के मिलन की जो चीज़ है ना, ये जब मिलन की चीज़ हुई वह हो गई इसके अंदर हमने कहा मुख। फिर दोनों जो है प्रत्याशा और बिंदु, यहाँ जो आई वह हुई प्रतिमुख। इस प्रकार से ये 5 जो चरण हैं वे अपनी नियत अपनी लक्ष्य की तरफ बढ़ते समय उन संधियों का भी निर्माण करते हुए चलते हैं। तो बहुत गहराई से नाटक के तत्वों को हमारे मनीषियों ने विश्लेषित किया है, उनका वर्णन किया है। यह हम आधुनिक जो है वो इसका मूलभूत तो यही आधार है, लेकिन आधुनिक जो तत्व देखते हैं वो इतने गंभीरता से नहीं विवेचित हुए हैं, इसीलिए हमें इनको समझना अनिवार्य है। अगला तो देखते हैं हम नेता। नेता जो है वो मुख्य पात्र को कहा जाता है, क्योंकि वह ही पूरे नाटक को लेकर चलता है, वही पूरे नाटक को जो है दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है, इसीलिए नेता मुख्य पात्र को कहा जाता है। नाट्यशास्त्र में नाटक का बहुत अधिक महत्व है, नायक का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि वही कथा का केंद्र बिंदु होता है। जो नेतृत्व करे उसे नेता कहते हैं, और नाटक का नेतृत्व करे उसे नेता ही कहेंगे, और नाटक का नेतृत्व उसका नायक ही जो है वह ही करता है और वही उसे गति प्रदान करता है। नायक के द्वारा ही उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो नायक के 4 प्रकार होते हैं ना, हमारे काव्यशास्त्र के अंदर नाटक के 4 प्रकार बताए गए हैं, जिसके अंदर पहला है धीरोदात्त। हमने देखा इसके अंदर, तो धीरोदात्त कहते हैं जो अत्यंत धैर्यवान, वीर, मर्यादित और शांत चित्त वाला होता है, वह धीरोदात्त नायक कहलाता है, जैसे राम हैं। दूसरे हैं धीरोदत्त, जो वीर तो है किंतु उग्र स्वभाव वाला होता है, और अपनी उग्रता से वो नाटक के जो विभिन्न पात्र चरित्र हैं या विभिन्न दृश्य हैं उन्हें प्रभावित करता है। उसके अंदर लक्ष्मण और भीम जैसे पात्र आ जाते हैं। धीर ललित, जो वीर है किंतु विलासी प्रवृत्ति का है, वीर तो है किंतु उसकी प्रवृत्ति विलासी प्रवृत्ति है, जिस प्रकार से उदयन है, या हम मुगल काल के अंदर जो है वह जहांगीर जैसे पात्र को इसी के अंतर्गत लेते हैं। कई नाटक रचे गए हैं इसके अंदर ऐतिहासिक आधार पर, तो वे इस प्रकार के हैं। धीर प्रशांत, धीर वीर बहुत ही शांत प्रकृति का जो नायक होता है वह धीर प्रशांत कहलाता है, पूरी तरह से शांत। जिस प्रकार से युधिष्ठिर, किसने क्या कहें हम, इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक रश्मि रथी लिखा है, आपने देखा होगा। तो रश्मि रथी के अंदर युधिष्ठिर, या हम कुरुक्षेत्र देखें तो कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर धीर प्रशांत नायक दिखाई देते हैं। नाटक में नायक के बहुत सारे सहायक पात्र भी होते हैं, जैसे हम प्रतिनायक, विदूषक या पीठमर्द ये भी कहते हैं। ये जिसमें जो प्रतिनायक है वह नायक का प्रतिद्वंदी होता है, और इसे आज हम जैसे हमारी फिल्में है ना उसके अंदर क्या कहते हैं, खलनायक, है ना, तो वह प्रतिनायक ही कहलाता है। और एक और होता है पीठमर्द, यानी नायक के बिल्कुल पीछे हर पल उनका सहारा बन के चलता है। और एक होता है विदूषक, जो हास्य प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि विदूषक का बहुत महत्व बताया गया है नाटकों के अंदर, क्योंकि नाटक में ज़्यादा देर तक ऊब या एक सा दृश्य नहीं दिखाया जा सकता, बीच में हास्य रस का संचार करने के लिए विदूषक नामक पात्र का निर्माण किया जाता है और उसे विदूषक कहते हैं, तो उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी प्रकार से नायक के समान ही नायिका का भी हमारे साहित्य के अंदर वर्णन किया गया है। तो मुख्य रूप से नायिका जो है वह 3 प्रकार की होती है, स्वकीया, परकीया और सामान्य नायिका, है ना। तो इस प्रकार से अवस्था के अनुसार नायिका के 3 भेद होते हैं, आयु के अनुसार भी उसके 3 भेद होते हैं, जिसमें मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा,
तो आयु के अनुसार ये 3 भेद होते हैं और इसके अतिरिक्त अन्य कोड व कई सहायक पात्र होते हैं जिससे नाटक का निर्माण किया जाता है। तो यह हमारा दूसरा जो प्रमुख तत्व है वह है नेता, जिसका हमने नायक, नायिका और विभिन्न अन्य सहायक पात्रों के रूप में वर्णन किया है। अगला हम देखते हैं अभिनय। यह प्रमुख तत्व है क्योंकि बिना अभिनय के किसी भी दृश्य काव्य या नाटक का सफल होना संभव नहीं है। तो अभिनय की भी पूरी तरह से विद्वानों ने व्याख्या की है। देखिए कि अभिनय के 4 प्रकार माने गए हैं। पहला है आंगिक। इसमें पात्रों के द्वारा अंग संचालन से अथवा विभिन्न मुख मुद्राओं से इसका जो है वो संचालन किया जाता है, वह आंगिक अभिनय कहलाता है। जो अंगों से किया जाए वह आंगिक अभिनय। दूसरा होता है वाचिक। वचनों के द्वारा किया गया अभिनय वाणिक अभिनय कहलाता है। अब हम कहें वाणिक अभिनय कैसे? अरे वाणी तो अभिनय का मूल है। आवाज़ को धीमी करके बोलना, आवाज़ को तेज करके बोलना, आवाज़ में उतार चढ़ाव लाना, है ना। तो ये भी तो एक अभिनय के प्रमुख पात्र हैं ही। बहुत मिठास युक्त बोलना, कभी व्यंग से बोलना, कभी क्रोध से बोलना, तो ये वाणी के द्वारा किए गए अभिनय कहलाते हैं। तो वह जो है इसको वाचिक अभिनय कहते हैं। तीसरा है आहार्य। जो पात्र की वेशभूषा द्वारा, रंग सज्जा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे आहार्य अभिनय कहते हैं, है ना। अब मैंने ये कहा आहार्य नहीं वेशभूषा। तो यदि हम देख लें, अब हम आप कहें कि नाटक का मंचन हो रहा है, अब उसमें सीता है और वो सीता आधुनिक वेशभूषा में आ जाए जींस टी शर्ट में, तो क्या आप उसे सीता मानोगे? कितना भी अच्छा अभिनय कर ले वो वाणी के द्वारा या कुछ भी, लेकिन वो सीता मान्य नहीं होगी क्योंकि उसकी वेशभूषा वहाँ प्रमुख हो जाती है। तो वेशभूषा का जो है वो आहार्य अभिनय बहुत ही आवश्यक होता है। इसी के साथ मंच सज्जा भी प्रमुख होती है। तो मंच सज्जा, जैसे वन का अभिनय करना है तो वन के अंदर मंच की सज्जा बिल्कुल वन की तरह की ही होगी, वन के समान ही होगी। या किसी जो है नेतृत्व करने वाले नेता का वर्णन करते हो तो उसकी मंच सज्जा उसी प्रकार की करनी होगी जिस प्रकार से वो उसकी कथा के अंदर अपेक्षित है। तो इस प्रकार से ये जो है वह आहार्य अभिनय कहलाता है। अगला हम देखें सात्विक अभिनय। पात्रों के अनुसार, कथा के अनुसार जो सात्विक अभिनय, सात्विक शब्द ही इसीलिए दिया गया क्योंकि जो स्वाभाविक होता है, बनावटी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जो अभिनय होते हैं, जैसे स्तंभ हो जाना, स्वरभंग होना, पुलकित हो जाना, रोमांचक स्थिति का हो जाना, ये सात्विक अनुभवों के द्वारा किए जाने वाले अभिनय हैं। तो ये सात्विक अभिनय कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा तीसरा जो प्रमुख तत्व है अभिनय, जिसके 4 भाग हुए और उन्हें हमने यहाँ समझा। अगला हम देखते हैं रस। यह नाटक का प्रमुख तत्व है और इसे मूल तत्व भी कहा जाता है, अथवा हम आज ये सीधे इसको उद्देश्य भी कह देते हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। रस और उद्देश्य एक ही है। यद्यपि हम जो प्रारंभ में हमारे मनीषियों ने जो नाटक बनाए उनके अंदर 9 रसों का संचार किया है, लेकिन कोई ना कोई रस प्रमुखता से होता है ना, जिसके अंदर शांत रस, क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा के अंदर अधिकतर शांत रस जो है वो इसका उद्देश्य होता था, क्योंकि अंत के अंदर और लगभग सभी रसों का उस नाटक के अंदर प्रणयन किया जाता है। तो जैसे कि कृष्ण के काव्य है उसके अंदर श्रृंगार रस प्रमुखता से रहता था और यही उनका उद्देश्य होता था। तो इस प्रकार से जो उद्देश्य है वह रसों को प्रभावित करता है और आधुनिक हिंदी में संस्कृत जो है वह एक तत्व है और इस तत्व के आधार पर आधुनिक कई प्रकार के नाटक हमारे पास मिले। अंग्रेजी, फारसी और बंगला के नाटक इसके अंदर आ गए। तो ये जो मूल ये हमारे प्राचीन भारतीय तत्व हैं ये तो इसके आधारभूत रहेंगे ही, लेकिन अब हमने आधुनिक हिंदी के अंदर 6 तत्व इसके प्रमुख रूप से नाटक के अंदर 6 प्रमुख से स्वीकार किए हैं, जिसके अंदर पहला है कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा भाषा, चौथा देशकाल या परिवेश, 5वां मंच सज्जा और छठा जो है इसके अंदर उद्देश्य
प्रमुखता से होता है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर जो नाटक हैं वे मूल आधारभूत रूप में देखें तो भारतीय तत्व ही प्रमुख है, और आधुनिक काल के अंदर हमने इन 5-6 तत्वों को मान्यता दी है। धन्यवाद।